ठंड में लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के संस्कार। सरिता किचन में खाना बना रही थी। हे भगवान, एक तो घर का सारा काम करना पड़ता है और ऊपर से ये ठंड। इस ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। ठंड की वजह से हाथ पैर कांपते और दर्द होते हैं। अब तो मेरी ये उम्र भी नहीं है काम करने की। इतनी ठंड लग रही है कि क्या बताऊं। तभी किचन में खुशी आती है। अरे माँ, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? ये कहकर खुशी तुरंत सरिता का हाथ पकड़ती है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप इस तरह किचन में काम क्यों कर रही हैं? चलिए आराम कीजिए। इतनी ठंड में इस तरह खड़ी रहेंगी तो बुखार तो होगा ही। मैं खड़ी थोड़े ना हूँ, खाना बना रही हूँ और फिर खाना नहीं बनाऊंगी तो सब खाएंगे क्या? माँ, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे खाना, लेकिन इस तरह ठंड में बुखार से लथपथ हो आप। मैं ऐसी हालत में आपको खाना थोड़ी बनाने दूंगी। आप कमरे में जाइए और आराम कीजिए। खुशी की बात सुनकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और सभी लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। फिर इसी तरह अगले दिन। ये भगवान, दिन में तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन रात होते ही मेरे हाथ पैर तो काम करना ही बंद कर देते हैं। ऊपर से ये ठंड, पता नहीं घर कैसे चलेगा, कौन करेगा घर का सारा काम। मेरा सर। सरिता खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी किचन में सौरभ आता है और सरिता को सहारा देते हुए सोफे पर बैठाता है। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। अरे बहू, थोड़ा अपना ध्यान रख। अब ये तेरी उम्र नहीं रही कि तू घर का सारा काम कर सके। हाँ सरिता, तुम अपना ध्यान रखो। ऐसे तबीयत खराब रहे तो खाना मत बनाना। आप मुझे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अब जब घर में कोई नहीं है तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा ना। और फिर मैं सिया और खुशी को तो नहीं कह सकती ना, उनका भी एग्जाम चल रहा है। क्यों ना हम नौकरानी रख लें? घर में कोई आएगा तो माँ की भी हेल्प हो जाएगी। कितना अच्छा ख्याल आया है। मुझे तेरी बात सुनकर लगा क्यों ना हम नौकरानी की जगह बहुरानी ले आए। वो हमारा फैमिली घर भी संभाल लेगी और फिर विवेक की तो उम्र भी हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। एक काम करते हैं, कल ही पंडित जी को बुला लेंगे। वैसे भी ठंड चल रही है, शादी का समय है। दिवाकर की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। और फिर अगले दिन। अरे क्या हुआ सरिता, जब से ठंड आई है तू तो दिखाई ही नहीं देती। अरे क्या कहूँ, घर के काम में ही इतनी बिजी रहती हूँ कि बाहर आकर सब्जी लेने का भी टाइम नहीं बचता। हाँ वो भी है, अब तुझे तेरा पूरा घर तो अकेले ही संभालना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने बड़े बेटी की शादी करवाने का सोच रही हूँ, फिर बहू आएगी तो मदद हो जाएगी। देख, शादी तो करवा लेना, लेकिन याद रहे लव मैरिज वाली बहू मत लाना, वरना तेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। हाँ ये भी है। तुझे बेड पर खाना मिलना तो दूर की बात है, तुझे उसे बिस्तर पर खाना देना पड़ेगा। सभी पड़ोसन की बात सुनकर सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर सब्जी लेकर तुरंत घर आती है। सारी पड़ोसन तो सही ही कह रही थी, अगर लव मैरिज वाली बहू आई तो मेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैसे भी आज शाम को ही पंडित जी आने वाले हैं। मेरे बेटे की तो अरेंज मैरिज ही होगी। ये सोचकर सरिता घर के कामों में लग जाती है। और फिर शाम को जब पंडित जी आते हैं तो देखिए, मैंने आपको एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो दिखा दी है। अब आप बताइए कौन सी वाली आपको ज्यादा अच्छी लगी, किसके साथ बात चलाऊं? तभी अभिमन्यु आता है। अरे अभिमन्यु आ गया? अभिमन्यु बता दो, तुझे कौन सी लड़की पसंद है? क्या लड़की? मैंने तो सोचा था कल आप लोग मजाक कर रहे हैं। मैं इनमें से किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे लेकिन वो क्यों? क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। बट अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई और समय नहीं हो सकता। क्या? किसी और लड़की से तू प्यार करता है? हाँ, और मैं उसी से शादी करूंगा, उसके सिवा किसी से नहीं। और मैं किसी भी कीमत पर लव मैरिज नहीं होने दूंगी। फिर धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और आस पड़ोस तक भी आवाज जाने लगती है। अरे अरे देखो, अभिमन्यु तो मानने से रहा, तुम ही मान जाओ। इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा। और फिर लव मैरिज अरेंज मैरिज में क्या फर्क पड़ता है? हाँ माँ, मान जाओ ना। सभी के इस तरह से कहने की वजह से सरिता को मानना पड़ता है और फिर अगले ही दिन रिश्ता पक्का हो जाता है। अभी तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बहू में कितना डिफरेंस होता है। ये भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। इसी तरह सरिता घबरा रही थी और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फिर एक दिन सभी लोग लड़की को शगुन देने जाते हैं। ये लीजिए आप लोग चाय।
श्रेया चाय देकर सभी के पैर छूती है और सोफे पर चुपचाप बैठ जाती है। वाह, आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा संस्कारी है। मैंने तो पहले ही कहा था, श्रेया बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। बहू तो दिखने में इतनी संस्कारी लग रही। सच में लव और अरेंज मैरिज में कोई फर्क नहीं होता। फिर सभी लोग श्रेया की तारीफ करते हैं और कुछ देर में वापस घर लौट जाते हैं। फिर जोर शोर से तैयारियां शादी की चलती हैं और धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, भाभी आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। मैंने आपको फोटो में देखा था तो आप इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अभी लग रही हैं। हाँ सच में भाभी, आप तो बहुत ज्यादा संस्कारी और प्यारी लग रही हो। फिर इसी तरह सभी लोग फिर से श्रेया की तारीफ करते हैं और श्रेया सभी के पैर छूकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली मिली है। मैं पहले से ही सोचती थी कि काश मुझे कभी जॉइंट फैमिली मिले। और तुम्हारी फैमिली वाले भी कितने अच्छे हैं। हाँ वो तो है, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। देखना तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। चलो अब सो जाओ, वैसे भी ठंड है और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। फिर श्रेया और अभिमन्यु सो जाते हैं और फिर अगली सुबह, अरे ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं है? लगता है कल की थकान की वजह से भाभी अभी सो ही रही हैं। इतनी ठंड चल रही है, ऊपर से शादी में एक के बाद एक रस्म, इसी वजह से बहू अभी तक सो रही होगी। वैसे भी बहू तो संस्कारी है ही, तो जल्दी ही उठती होगी। बस आज देर हो गया। रुकिए मैं उसे उठा देती हूँ। फिर खुशी और भाग्यवती के साथ सरिता सबके कमरे में जाती है। उठिए भाभी, आप अब तक सो रही हैं। बहू 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 उठ बहू। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों परेशान कर रही हैं आप? क्या हुआ? टाइम देख तू। टाइम देखते ही श्रेया तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। ये क्या, सुबह के 10 बज गए। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं था। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर श्रेया फोन चलाने लगती है। बहू क्या हो गया तुझे? सॉरी बोलने के बाद फोन चला रही है। हाँ तो और क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। हम लोग बाहर हॉल में बैठे हैं, तुम किचन में जाओ, जल्दी खाना बनाओ। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद पहली रसोई पर खाना भी बनाना होता है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देखकर बना लेती हूँ। ये सोचकर श्रेया तुरंत नहा धोकर किचन में पहुंचती है और सबके लिए यूट्यूब से देखकर खाना बनाने लगती है। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि लव मैरिज की बहू बेकार होती है, जबकि मेरी बहू तो एकदम संस्कारी है, संस्कारी। कहीं दूसरी तरफ श्रेया सभी के लिए खाना बनाती है और तुरंत सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी आपने ये क्या किया? रोटी तो जल गई है। हाँ, और सब्जी में नमक नहीं है। और खीर में तो दूध का पता ही नहीं चल रहा। खीर पानी जैसी लग रही है। अब जब सभी खाने में कमियां निकालने लगते हैं तो श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। एक तो इतनी ठंड में जैसे तैसे किचन में खड़ी होकर आप सबके लिए खाना बना रही हूँ, ऊपर से आप लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं। आज तक तो मैंने अपने घर वालों के लिए भी कभी खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा थोड़ी मेहनत करके आप लोगों का दिल जीत लूंगी, लेकिन आप लोग उसके लायक है ही नहीं। अब मैं कभी कोई काम नहीं करूंगी। यह कहकर गुस्से में श्रेया अपने कमरे में चली जाती है और फिर सभी लोग जैसे तैसे नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर रात को, अरे खाना अब तक नहीं बना क्या? इतनी तेज भूख लगी है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। पता नहीं श्रेया बहू कहाँ है। उसने तो खाना ही नहीं बनाया, और सुबह भी ऐसा खाना बनाया था जो कि खाने लायक नहीं था। उसके कमरे में देखना पड़ेगा। ये सोचकर पूरा परिवार श्रेया के कमरे में पहुंचता है। भाभी आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तो सुबह में ही मना कर दिया था कि मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बनाऊं? वैसे भी इतनी ठंड है कि मुझसे नहीं उठा जा रहा है। लेकिन भाभी, क्या लेकिन? यहाँ मैं शादी करके नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। खाना नहीं बनाऊंगी मतलब नहीं बनाऊंगी। श्रेया की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। फिर अगले दिन सुबह, अभी तक बहू किचन में नहीं आई। अब लगता है कि मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। वैसे भी रोज रोज की चिक चिक मुझसे नहीं होगी। ये सोचकर सरिता बिना कुछ कहे खाना बनाने लगती है। इस ठंड में तो काम करते करते मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, और एक बहू है जो कमरे में बैठकर फोन चला रही है। सरिता ठंड से कांपते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी किचन में भाग्यवती आती है। क्या हुआ बहू, तू क्यों खाना बना रही है? तेरी बहू कहाँ है? आप तो जानती ही हैं, कल उसने एक दिन खाना बनाया तो घर में इतने झगड़े हुए। मैं नहीं चाहती कि घर में दिन रात झगड़ा हो, इसीलिए मैं खुद ही खाना बना ले रही हूँ। बात तो सही है। अगर मुझे पहले पता होता कि लव मैरिज वाली बहू के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है
तो मैं शादी कभी नहीं होने देती। उसे देखकर तो लगा था कि वो संस्कारी है। अच्छा तू नाश्ता बना, मैं जाती हूँ। फिर भाग्यवती अपना चाय का कप लेती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सरिता खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। माँ, मैं जानता हूँ आपने खाना बनाया है, लेकिन फिर भी श्रेया को भी नाश्ते पर बुला ही लीजिए। हाँ हाँ, जोरू का गुलाम कहीं का। तेरी पत्नी होने के बावजूद मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आ रही? इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है, बहू को बुला लो, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। भाभी, भाभी इधर आइए, नाश्ता कर लीजिए। ओहो, बाहर डाइनिंग टेबल पर तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो यहीं बिस्तर पर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। तुम लोग मेरा खाना बिस्तर पर ही दे दो। श्रेया की बात सुनकर सरिता को मजबूरन श्रेया का नाश्ता उसके रूम में बिस्तर पर देने जाना पड़ता है। थैंक यू मॉम, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा वैसे इसमें नमक सेलेक्ट नहीं है, मुझे सेलेक्ट खाने की आदत है, आप वो ले आइए ना। श्रेया की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए सरिता जाती है और सलाद काट कर ले आती है। चलो अच्छा आया, मैं अच्छे से नाश्ता करूंगी बिस्तर पर। थैंक यू माँ। अच्छा वो चार्जर वहाँ रखा है, अब वो भी दे दीजिए और जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। फिर सरिता श्रेया को बिस्तर पर पानी और खाने के साथ चार्जर भी देती है और दरवाजा बंद करके रूम से बाहर निकलती है। कहा मैंने सोचा था कि मेरी बहू आएगी तो मुझे बिस्तर पर खाना देगी, और यहाँ तो मेरी बहू को ही मुझे बिस्तर पर खाना देना पड़ रहा है। कैसा नसीब है मेरा। फिर अब इसी तरह सरिता हमेशा श्रेया को बिस्तर पर खाना देती थी। फिर एक दिन शाम को, ये लीजिए आपका पार्सल, पूरे 5,000 रुपए हुए। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे। श्रेया पार्सल लेकर जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि सभी लोग सोफे पर बैठकर चाय पकौड़े खा रहे हैं। मैं ठंड की वजह से बिस्तर पर रहती हूँ, तो आप लोग मुझे चाय पकौड़े नहीं दीजिएगा क्या? मैं चाय लेकर जा रही हूँ, आप मेरे पकौड़े कमरे में भिजवा दीजिएगा और उसके साथ चटनी भी जरूर भिजवाइएगा। इतना कहकर श्रेया वहां से चली जाती है। अब मैडम को उनके कमरे में बिस्तर पर ही चाय पकौड़े भी चाहिए। समझ नहीं आता सास वो है या मैं नहीं दूंगी। नहीं दूंगी तो ठीक ठाक कर घर सिर पर उठा लेगी। ये सोचकर सरिता श्रेया को बिस्तर पर ही चाय पकौड़े देती है। माँ पानी भी दे दीजिए। फिर सरिता सिया को पानी लाने को कहती है और वापस चलने लगती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो अभिमन्यु की शादी ही ना होती। मैंने सोचा था कि बहू आएगी तो काम में मदद करेगी, लेकिन उसके आने से तो मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उसे बिस्तर पर ही खाना पीना सब देना पड़ता है। पता नहीं मेरे नसीब का ताला कब खुलेगा। अब इसी तरह सरिता हमेशा श्रेया को बिस्तर पर ही कभी चाय पानी तो कभी खाना देती। फिर एक दिन, और सरिता बहन आजकल दिखाई नहीं देती। अरे दिखाई कैसे देंगी, घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। मैंने मना ही किया था कि लव मैरिज वाली बहू मत लाना, लेकिन ये लव मैरिज वाली बहू ले आई। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। सच में बेचारी की किस्मत तो बहुत बेकार, जो सोचा था उसी का उल्टा हो गया। अब तो लव मैरिज वाली बहू के अंदर ना ही संस्कार है ना ही कोई काम आता है। पता नहीं सरिता कैसे रहती है उसके साथ। अब ऐसा ना हो कि इसका दूसरा बेटा भी लव मैरिज वाली बहू ले आए, पता नहीं इसका क्या होगा फिर। शीला की बातों का सरिता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे वो सब्जी लेकर अपने कमरे में जाती है तब, शीला बहन ने तो सही ही कहा। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। इसीलिए मैं आज ही अपने दूसरे बेटे की शादी अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ तय करवा देती हूँ। वो गांव में रहती है, संस्कारी होगी। ये सोचकर सरिता तुरंत अपनी फ्रेंड की बेटी को फोन लगाती है और थोड़ी बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है। और फिर शाम को सबको फोटो दिखाती है। वाह, बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मेरी दूसरी होने वाली भाभी तो मेरी बड़ी भाभी से भी ज्यादा सुंदर है। लड़की अच्छी है, लेकिन शादी हिमांशु को करनी है। तो हिमांशु बेटा, कैसी लगी तुझे लड़की? अगर हिमांशु ने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? बिस्तर पर ही बहू को चाय पानी देने में जिंदगी बीत जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हिमांशु की बात सुनकर सरिता बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर रिश्ता तय होने के बाद शादी की तैयारी चलती है। एक दिन शगुन देने के लिए सभी लोग लड़की के घर पहुंचते हैं। क्या हुआ, आपकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वो तैयार हो रही है, आती ही होगी। सभी लोग सौम्या का बहुत इंतजार करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सौम्या आती है और बिना चाय पिलाए पैर छूकर कोने में बैठ जाती है। आपकी बेटी में कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं? इस तरह चुपचाप जाकर बैठ गई, ऊपर से इतनी देर से आई, क्या ही बताएं। देखिए मेरी बेटी बहुत ज्यादा संस्कारी, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। ये क्या, ये तो बस दिखने में ही संस्कारी लग रही थी, लेकिन इसने तो ना हमारे पैर छुए और ना ही हमें चाय दी। इसका मतलब ये भी संस्कारी नहीं है। रिश्ता मना भी नहीं कर सकती। क्या करूं मैं, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, कहाँ जाऊं मैं।
सरिता रिश्ता तय होने के बाद अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर बाद सभी लोग आपस में बात करते हुए घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और शादी होने के बाद गृह प्रवेश में। भाभी, लगता है अब आपके आने से घर में रौनक आ गई है। सच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। चलो, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इतना कहकर सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, इसे तो कोई तमीज ही नहीं है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं। अब क्या होगा मेरा? लव मैरिज वाली बहू संस्कारी नहीं थी और अब अरेंज मैरिज वाली भी। सरिता ये सोचती है और रात होते होते सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सरिता तैयार होकर किचन में पहुंचती है तो वो देखती है कि सौम्या पहले से ही वहां ढेर सारी पकवान बना रही है। ये क्या, बहू तो किचन में है? हाँ, तो आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। आप जाइए सोफे पर आराम कीजिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। सौम्या की बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? खाना नहीं बनाया आपने? आज भी बाहर से खाना मंगवाने का ऑर्डर दिया है? आज मुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दूसरी बहू है ना, वो किचन में खाना बना रही है अब सबके लिए। क्या भाभी खाना बना रही है? वाह, तो बहुत मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ सौम्या खाना बनाकर 10-10 तरह की वैरायटी डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने। अरे खाकर तो मजा आ गया। सच में खाना बहुत अच्छा है। इतना भी टेस्टी नहीं है कि आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, नॉर्मल ही तो है। जो भी है, तेरी तरह कम से कम जला हुआ आधा कच्चा पक्का खाना तो नहीं है। अरे अरे, अब आप लोग शुरू मत हो जाइएगा। चुपचाप खाना अच्छा है तो इसे एंजॉय करके खाना खाओ, क्योंकि झगड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्यवती की बात सुनकर श्रेया चुप हो जाती है और फिर सभी लोग इसी तरह नाश्ता करते हैं। फिर शाम को, भाभी आपने कितनी अच्छी कॉफी बनाई है। हाँ, और चाय भी कितनी अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। वैसे माँ जी यहाँ नहीं है, रुकिए मैं उन्हें उनके कमरे में बिस्तर पर ही चाय देकर आती हूँ। ये सोचकर सौम्या तुरंत चाय लेकर सरिता के कमरे में जाती है और उसे बिस्तर पर देने के लिए। वहीं सरिता, इतनी देर हो गई लेकिन किसी ने चाय नहीं दी। खैर, मुझे बिस्तर पर चाय कौन देगा, मेरा तो नसीब ही नहीं है, जाकर ही पीना पड़ेगा। ये सोचकर जैसे ही सरिता जाने लगती है कि तभी सौम्या सामने आ जाती है। ये लीजिए माँ जी चाय, आप आराम कीजिए, ठंड है ना इसीलिए मैं आपके बिस्तर पर ही देने आ गई। ये क्या, तुम मेरे लिए चाय लेकर आई हो? हाँ माँ जी, आपके लिए ही चाय लाई हूँ। आपके लिए नहीं तो और किसके लिए लाऊंगी? और फिर वैसे भी इतनी ठंड है, आप बाहर आकर चाय पीजिएगा, इससे अच्छा तो मैं आपके बिस्तर पर ही चाय दे दूँ। फिर चाय देकर सौम्या चली जाती है। एक बात तो है, सही ही कहा था सभी पड़ोसन ने, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बहुत फर्क होता है। कहा मुझे लव मैरिज वाली बहू को उसके बिस्तर पर खाना देना पड़ता था और यहाँ अरेंज मैरिज वाली बहू मुझे मेरे बिस्तर पर चाय पानी देती है। इसे कहते हैं असली संस्कार। इसी तरह सौम्या सरिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। फिर रात में, अरे बहू, तू यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ, वो माँ जी आपके लिए बिस्तर पर गरम गरम दूध लाई थी। ठंड में गरम दूध बहुत अच्छा होता है और माँ जी आप इस घर में दूध को भी गरम दवाई समझकर खा लीजिएगा। फिर सौम्या सरिता को दवाई खिलाकर उनके कमरे से बाहर चली जाती है। सच में बहू कितनी ज्यादा संस्कारी है, ऐसी बहू भगवान सबको दे। सभी को अरेंज मैरिज ही करना चाहिए, वरना लव मैरिज में तो बहू को बिस्तर पर खाना देना पड़ता है, जबकि अरेंज मैरिज में बहू हमें बिस्तर पर खाना देती है। अभी इसी तरह एक तरफ लव मैरिज वाली बहू जिसे सरिता को बेड पर खाना देना पड़ता और वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली जो सरिता को बेड पर खाना देती है। अच्छा, फिर एक दिन दोनों बहू शॉपिंग पर आती हैं। एक काम करती हूँ, ये माँ जी के लिए और वो खुशी के लिए ले लेती हूँ, दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आखिरकार मेरी चॉइस भी तो इतनी अच्छी है। ये सोचकर सौम्या वो ड्रेस ले लेती है और वहीं श्रेया, वाह, एक से बढ़कर एक टॉप है यार। काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं भी जीन्स टॉप पहनती। शॉपिंग तो हो ही गई है, अब घर चल जल्दी, मैंने अपने लिए तो सब कुछ खरीद ही लिया। ये सोचकर श्रेया घर के लिए निकल पड़ती है और सौम्या भी घर आ जाती है। भाभी, आज आप शॉपिंग पर गई थी, आपको आज ठंड नहीं लगी जो रोज बिस्तर पर से बाहर निकलने में ठंड लगती रहती है? हाँ भाभी, अगर आपको इतना ही ठंड लगता है तो आप आज शॉपिंग पर कैसे गई? वो दरअसल आज कम ठंड थी, इस वजह से मैं शॉपिंग पर चली गई। खाना इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि रोज ज्यादा ठंड होती है। इतना कहकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और श्रेया को सौम्या के प्रति घर वालों के मन में जो प्यार और अपनापन है उससे वो चिड़चिड़ी होने लगती है। फिर एक दिन,
यार 1-2 महीने से तो मैं घर पर ही हूँ, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। क्या हो गया है मुझे? अरे तू उदास क्यों होती है? इतना बड़ा तेरा जॉइंट फैमिली है, सबसे बात कर। मैं कैसे किसी से बात करूं? कोई तो मुझसे बात ही नहीं करता। सारा अटेंशन मेरी देवरानी को मिलता है, जबकि इस घर की बड़ी मैं हूँ। मेरे ख्याल से तेरे घर वाले ये सब इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तू अपने घर का एक भी काम नहीं करती, ऊपर से अपनी सास से बिस्तर पर बैठकर खाना मांग कर खाती है। देख, मेरे ख्याल से तुझे ये सब कुछ अपनी देवरानी से सीख जाना चाहिए, तभी तुझे अटेंशन मिलेगा। हाँ, अब मैं आज से, बल्कि अभी से ही देवरानी जी के साथ खाना बनाना सीखूंगी। फिर श्रेया और निकिता आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और कुछ देर में फोन रख देते हैं। फोन रखते ही श्रेया किचन में पहुंचती है। अरे जेठानी जी, आप किचन में कैसे आ गई? कुछ काम था क्या? नहीं, वो सबके लिए रात का खाना बनाता, चलो मिलकर बना लेते, क्योंकि मैंने सोचा कि अब से मैं भी खाना बनाऊंगी और तुमसे खाना बनाना सीखूंगी। तुम सिखाओगी ना मुझे खाना बनाना? हाँ बिल्कुल, आप परिवार के लोगों के लिए खाना बनाना सीखना चाहती हैं तो मैं क्यों ना सिखाऊं आपको। एक काम कीजिए, आप सब्जियां काटिए और मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। फिर श्रेया सब्जियां काटने लगती है और सौम्या बाकी का काम निपटाती है। तभी किचन में सरिता के साथ सिया और खुशी आती है। ये भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? श्रेया बहू तू किचन में कैसे? कहीं सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं उग गया? सूरज सही दिशा से उगा है। मैंने सोचा कि अब से मैं भी आप लोगों का दिल जीतने के लिए आप सबके लिए सारे काम करूंगी जो देवरानी जी करती हैं। अब आप लोग जाइए, बैठिए, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। श्रेया की बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और देवरानी जेठानी दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। अब इसी तरह रोज रोज सिया श्रेया को खाना बनाना सिखाती। कभी जला, कभी कच्चा, कभी नमक कम, कभी ज्यादा। इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए श्रेया बहुत ही अच्छी तरह से खाना बनाना सीख जाती है। अरे क्या, सारा खाना तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बहू, तूने पहली रसोई पर भी इतना खाना नहीं बनाया था और फिर उस खाने में तो स्वाद भी नहीं था, लेकिन आज तो उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। सभी लोग श्रेया की तारीफ कर रहे थे, तभी खुशी पूछ लेती है, भाभी आपने अचानक इस तरह खाना बनाना सीखना और खाना बनाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि मुझे शुरू से ही जॉइंट फैमिली चाहिए थी, लेकिन जॉइंट फैमिली मिलने के बावजूद मुझे वो प्यार नहीं मिल सका, तो मैंने अपनी कमी को सुधार कर ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए किया है। तभी सिया की एक फ्रेंड का फोन आता है और अभिमन्यु गलती से फोन उठा लेता है। और श्रेया, बात कर लिया तूने कंपटीशन की तैयारी? खाना बनाने का जो कंपटीशन है उसमें हम लोगों को किसी भी कीमत पर जीतना है। अच्छा, तो आप हम सब से झूठ बोल रही थी। आपने ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए किया। अच्छा 1 मिनट फोन रख, तुझे बाद में फोन करती हूँ, किसी का फोन आ रहा है। ऐसा कहकर निकिता फोन कट कर देती है। मुझे तो लगा ही था, ठंड में इसके हाथ कैसे चलेंगे। इतनी अच्छी भी नहीं है ये, बिस्तर पर तो इसे खाना पीना देना पड़ता है, कहाँ ये खुद सोचकर खाना बनाएगी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी निकिता का फिर से फोन आता है। सुन, जो कंपटीशन होने वाला था वो कैंसिल हो गया, इसीलिए तुझे खाना बनाने सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर निकिता फोन कट कर देती है। हे भगवान, मैंने इतनी सारी मेहनत की कंपटीशन जीतने के लिए और कंपटीशन ही कैंसिल हो गया। क्या फायदा इन सबका? देख बहू, तेरा फायदा हो या ना हो, हमारा तो बहुत फायदा है। अब तू खाना बनाना सीखी गई है तो तू अपनी देवरानी के साथ मिलकर खाना बनाया कर। मैं ये सब कुछ कंपटीशन के लिए कर रही थी। अगर मैं कंपटीशन की बात बता देती तो शायद देवरानी जी मुझे खाना बनाना नहीं सिखाती, इसीलिए मैंने झूठ कहा। और इसके अलावा आप लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। ऐसा कहकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले ही दिन से श्रेया अपने पुराने रूप में आ जाती है। अब श्रेया को कोई भी भाव नहीं देता और उसे अकेलापन और खालीपन महसूस होने लगता है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं बोर क्यों हो रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं देवरानी जी के साथ मिलकर सारा काम ही कर लेती, और फिर काम करने से ठंड भी ज्यादा नहीं लगती और घर में भी इज्जत होती है। एक बार खाना बनाना सीख लेने के बाद तो खाली बैठने का मन ही नहीं कर रहा। ये सोचकर श्रेया तुरंत किचन में पहुंचती है और फिर इस बार सौम्या की तबीयत खराब रहती है, जिससे श्रेया को ही सारा खाना बनाना पड़ता है। वो सारा खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। बहू, ये सारा खाना तूने बनाया है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। वैसे एक बात तो है, आपके उसी कंपटीशन की वजह से कितना अच्छा हुआ सब कुछ। आपको खाना बनाना आ गया, साथ ही और भी अलग अलग चीजें। अरे लेकिन क्या फायदा बहू के सारा काम सीख जाने का जब वो करेगी ही नहीं? क्यों इसके अंदर संस्कार नाम की चीज भी नहीं है? नहीं दादी सास,
अब मैं घर का सारा काम करूंगी। घर का काम करने से ठंड भी नहीं लगती और देवरानी जी के साथ बातें करते करते काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं इतने दिनों से घर का काम सीख रही थी पर मुझे एक पल भी खाली बैठने को नहीं मिला, लेकिन अब जब मैं खाली बैठी हूँ तो मुझे बहुत बोर होता है, इसीलिए अब मैं घर का काम करूंगी। मतलब अब तुझे बेड पर खाना नहीं देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बल्कि अब मैं आपको आपके बिस्तर पर खाना दूंगी। देखिएगा माँ जी, जेठानी जी और मैं मिलकर आपका कितना ध्यान रखेंगे। श्रेया के फैसले के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब लव मैरिज वाली बहू भी संस्कारी तरह से अरेंज मैरिज वाली के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।